हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 स्टैंडर्ड की सिविक्स का लेसन नंबर 3 सरकार क्या है। इससे पहले हम लोग लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सरकार क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, सरकार क्या क्या काम करती है हमारे लिए इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सरकार शब्द है इसका जिक्र आपने पहले ही बहुत बार सुना होगा। इस पार्ट में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि सरकार क्या होती है और हमारे जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है और कौन से निर्णय लेती है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अलग अलग तरह की क्या होती है सरकारें होती हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सरकार आखिर है क्या। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, जो भी कामगारों है उनके अधिकारों की रक्षा करती है। अगर कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार क्या करती है, राहत सामग्री उनको प्रोवाइड करती है। अगर किसी भी सब्जी का रेट ज्यादा हो जाता है, जैसे कि प्याज का दर अगर बहुत ज्यादा उछल जाता है, सरकार क्या करती है, प्याज के दाम को तय करती है कि इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोयला और बिजली के विभाग को भी ये सब किसके पक्ष में होते हैं, सरकार के पक्ष में ही होते हैं। और सरकार ने क्या किया है, 15 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है कि भाई यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर एक देश को चलाने के लिए और उस देश के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सरकार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि पता ही है आप लोगों को, घर के भी अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो घर के जो मुखिया होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। उसी प्रकार से अगर देश के बारे में कुछ डिसीजन लेना है तो सरकार क्या करती है, डिसीजन लेती है। ठीक है, ये निर्णय जो होते हैं कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़कें बनाना, स्कूल कहाँ बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर कौन सी चीज़ों का दाम घटाना चाहिए, उसको कैसे घटाएंगे, जिस एरिया में बिजली की आपूर्ति है उसको पूर्ति कैसे करेंगे। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार जो है गरीबों की मदद करने के लिए क्या करती है, कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक सेवा, रेलवे सेवाएं, ये सब किसके अंदर में आता है, सरकार के अंदर में ही आता है। ठीक है, सरकार का काम क्या होता है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। जितने भी हमारे बॉर्डर्स है ना, उसका सुरक्षा कौन करता है, सरकार करता है। इसके अलावा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध कैसे बनाए रखना, ये भी काम किसका होता है, सरकार का होता है। जैसे कि हिंदू और जो हमारा इंडिया है, पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स किस प्रकार से खत्म हो, ठीक है, किस प्रकार दोनों देशों के बीच में एक पूर्ण संबंध हो, इसका काम कौन करता है, सरकार करता है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और अच्छी एक स्वास्थ्य रिलेटेड सुविधाएं मिले, मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह भी होने चाहिए वहां के लोगों के लिए। ठीक है, जब कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, या जैसे जैसे कि सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तो ये सारे चीजों में सरकार ही क्या करती है, पीड़ित लोगों के लिए सहायता करती है। उनको खाना प्रोवाइड करना, कपड़ा प्रोवाइड करना, रहने के लिए घर प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका होता है, सरकार का होता है। ठीक है, अगर कोई कहीं पर कोई विवाद होता है या फिर कोई अपराध करता है तो लोग क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, न्यायालय के पास जाते हैं, मतलब कि कोर्ट वगैरह में जाते हैं, है ना। तो जो न्यायालय है वो भी सरकार का ही क्या है, अंग है। किसका अंग है, सरकार का ही अंग है। शायद आपको ये जानकर क्या होगा, हैरानी होगी कि सरकार जो है ना इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। ये सोचने वाली बात है ना कि इतना पूरा देश को चलाना अकेले सरकार कैसे चलाएगी। तो सरकार के लिए इन कामों के करने के लिए सिर्फ सरकार अलग अकेले काम नहीं करती है, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो अकेले काम करना जरूरी नहीं है, सरकार जो है अकेले काम नहीं करती है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और इकट्ठा काम करते हैं तो उस काम को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक
व्यवस्था की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, कुछ आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं, कुछ नियमों को भी लागू कर दिया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण, जितने भी संसाधन है हमारे यहाँ पे, ठीक है, उसमें नियंत्रण करना, देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग क्या रहे, सुरक्षित महसूस कर सके। तो लोगों के लिए सरकार जो है कई तरह के काम करती है, और वो सारे क्या करती है, वो सारे बहुत सारे नियम भी बनाती है, बहुत सारे निर्णय भी लेती है, और अपने सीमा में जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं पर ये नियम लागू भी करती है कि जो भी इस देश में रह रहा है, इस सीमा के अंदर रह रहा है, आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार के स्तर। तो जैसे कि हमको पता है सरकार जो है कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार जो है ये सारे इंतजाम जो है कैसे करती होगी। देखिए, नॉर्मली क्या होते हैं, सरकार को ना 3 स्तर पे बांटा गया है। गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। एक होता है स्थानीय स्तर, दूसरा होता है राज्य के स्तर, और तीसरा होता है राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। ये 3 स्तर होते हैं। स्थानीय स्तर का मतलब क्या होता है कि जो लोग गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, या फिर मोहल्ले से है, वहां पर स्थानीय स्तर का जो सरकार होती है, वहां पर जैसे कि पंचायत होगी, है ना, ग्राम पंचायत होगी, ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। राज्य स्तर का मतलब क्या होता है कि पूरे राज्य को ध्यान में रखना, जैसे कि हरियाणा हो गया, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे राज्य है। तो वहां की सरकार अपने राज्य का क्या करेगी, पूर्ण रूप से काम करती है। उसने रोड बनाना, किसी कहीं पे पानी नहीं है तो पानी बनाना, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह सब उसका काम होता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध जो होता है वो पूरे देश से होता है, ठीक है। पूरे देश से क्या होता है, उसका संबंध होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार जो है कैसे काम करती है, और आगे की क्लास में हम लोग राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या काम करते हैं। चलिए, ये इंडिया का मैप तो आपको पता ही है। तो इंडिया के मैप में देखिए, जो आंध्र प्रदेश जो था, ठीक है, तो बहुत बड़ा राज्य था। तो उसमें से 2014 में तेलंगाना को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और तेलंगाना को 29वां राज्य बना दिया गया, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, ठीक है। उसमें से एक है जम्मू और कश्मीर, दूसरा क्या है, लद्दाख। चलिए आगे देखते हैं, सरकार एवं कानून, ठीक है। सरकार और कानून का क्या रिश्ता है। तो जो सरकार है ना, वही क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है। और देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी लोगों को क्या करना पड़ता है, कानून को मानना पड़ता है, ठीक है। और केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार जो है काम कर सकती है, क्योंकि अगर जो कानून बना रही है, कानून तो उनको बनाना ही पड़ेगा। अगर कानून नहीं बनाएंगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो लोग अपनी मनमानी ना करें, इसलिए इनको क्या बनाना पड़ता है, कुछ नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कानून कहा जाता है, ठीक है। जिससे सरकार क्या कर सकती है, काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है ना, वैसे ही उनके पास ये भी ताकत है कि कानून को कैसे लोगों से मनाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये क्या है, कानून है भाई, क्योंकि जो रूल्स बना दिया गया वो तो बना दिया है, पर अगर जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए पनिशमेंट भी बनाई गई है, क्योंकि लोग जो है बिना पनिशमेंट के तो नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सरकार जो भी कार्यवाही कर सकती है सरकार जो है कार्यवाही कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो भी क्या कर सकते हैं, कुछ जो कदम है वो उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म में या फिर उसकी जाति के कारण किसी भी नौकरी वाले क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, न्यायालय जाके कंप्लेन कर सकता है कि मुझे मेरे जाति के वजह से या फिर मुझे धर्म के वजह से क्या नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। इसके बाद यह भी दावा कर सकता है
कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे कानून में ये रूल्स बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जात धर्म से ना तोला जाए, जिसके अंदर जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, तो तब न्यायालय जो है ना आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है और क्या कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं सरकार के प्रकार। तो सरकार को निर्णय लेने में और कानूनों का पालन करवाने यानी कि उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। ठीक है, तो सरकार जो निर्णय ले रही है और लोगों को क्या कर रही है, मजबूर कर रही है उस कानून को पालन करने के लिए, तो उनके पास ये शक्ति आती कहाँ से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई ये शक्ति किसके पास है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकार दो प्रकार की होती है, ऑटोक्रेटिक होती है और एक क्या होती है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेटिक सरकार है तो निर्णय किसके पास होगा, जनता के पास, है ना। देखिए, तो लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को क्या करते हैं, ये शक्ति देते हैं, क्योंकि सरकार को सिलेक्ट कौन करता है, हम करते हैं। ठीक है, और हमारा जो देश है, जो भारत है, वो एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें इंसानों के पास राइट है अपने जो भी सरकार है उसको सिलेक्ट करने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। हम चुनाव जब इलेक्शन होता है तो हम हमारे जो उम्मीदवार है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, और एक बार चुने जाने के बाद क्या होता है, लोग सरकार बनाते हैं। सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है, सबसे ज्यादा जिसको सीट मिलती है, वो अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी का 5 साल खत्म हो जाता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने कौन से काम किए हैं, तो उन्होंने कौन से निर्णय पे काम किया है, कौन से मुख्य कदम उठाए हैं, ये सब चीजों पे क्या देनी पड़ती है, सफाई उनको देनी पड़ती है। ठीक है, एक दूसरी तरह की सरकार भी होती है जिसे कहा जाता है राजतंत्रीय सरकार। ठीक है, राजतंत्रीय सरकार मतलब क्या होता है, इसमें राजा और रानी के पास निर्णय लेने की क्षमता होती है और सरकार चलाने की क्षमता भी किसके पास होती है, राजा और रानी के पास ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार में क्या फर्क है। लोकतांत्रिक में पूरी शक्ति किसके पास होती है, लोग के पास, मतलब कि जनता के पास होती है, वो ही सरकार बनाती है। ठीक है, और अगर जो भी रूल जो कानून पास होता है, अगर लोगों को लगता है कि वो कानून सही नहीं है तो उस कानून को रद्द भी करने का शक्ति जनता के पास होती है। ठीक है, बट जो राजतंत्रिक सरकार है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो मेन शक्ति जो होता है वो राजा और रानी के पास में ही होता है। ठीक है, राजा के पास क्या होता है, सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वो क्या करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, और अंतिम जो निर्णय लेने की शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है, राजा और रानी के पास ही होती है। ठीक है, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में क्या होता है, राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और नहीं अपने जो निर्णय लेते हैं उनकी सफाई देनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में लोकतंत्र में क्या होता है कि भाई जो भी काम कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसके आपको क्या करना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी कि आपने क्यों किया। पर राजतंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जो कर दिया वो कर दिया, किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि राजतंत्र अच्छा है या फिर लोकतंत्र अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आप कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों की जो भागीदारी होती है उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इसमें सहमत हैं, अपने जवाब को 2 कारण लिखिए। चलिए, तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम आते हैं लोकतांत्रिक सरकार पर कि ये लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, इसमें पूरी शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है, उसको कहा जाता है लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, तो जो हमारा भारत है वो एक लोकतंत्र है।
ठीक है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने क्या की है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। जैसे कि आपको पता ही है, पहले हमारे यहाँ पे मुगल्स थे, इसके बाद ब्रिटिशर्स थे, तो वोटिंग देने का राइट्स किसी के पास था ही नहीं, है ना। या फिर उन लोगों के पास था जो अमीर हैं, या जो रिच हैं, जो ब्राह्मीण हैं, और जो जो जेंट्स हैं, उनके पास ये सारे राइट्स होते थे। इक्वली राइट्स किसी के पास नहीं था कि भाई मैन हो चाहे फीमेल हो, सबको राइट देने का, वोट देने का राइट से, ऐसा नहीं था। ठीक है। तो संसार में और भी कई देश हैं जहां पर क्या होता है, लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए क्या किया, संघर्ष किया है। जैसे कि साउथ अफ्रीका भी उसमें से एक है। ठीक है। तो ऊपर जो बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात क्या होती है, कि लोगों के पास क्या होता है, अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। ठीक है। तो इसीलिए एक अर्थ में उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पे लोगों का शासन है। यही क्या करते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, मूलभूत विचार यह है कि लोग है ना, वो नियमों को बनाने में भागीदार बनते हैं। ठीक है। जो नियम बनाए जाते हैं उसमें जो हमारे जनता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार को ही क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि जो सरकार चुनी गई है वो जनता के थ्रू चुनी गई है, इसलिए क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। प्रतिनिधि जो होते हैं लोकतंत्र में, लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे सब लोग क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं उसके अलग अलग क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जैसे कि कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं। बट हमको किसको चुनना है, वो हम इलेक्शन, चुनाव जब होता है उसके थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, चुन पाते हैं। ठीक है। ये जो प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं, मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। इसके बाद जो विजेता होता है, जो जीत जाता है, वो क्या करता है, सबके लिए निर्णय लेता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई हिंदू है तो हिंदू के लिए लेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए लेगा, ऐसा नहीं होता, सबके लिए लिया जाता है। ठीक है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। ठीक है। तो कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कब बोलेगी, जब वहां के सारे जो वयस्क हैं, जितने भी यंगस्टर्स लोग हैं जिसका उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, अगर वो वोट देकर उनको वो अधिकार दे रहे हैं, उनको नेता बना रहे हैं वहां की सरकार, अगर वयस्क नागरिकों को वोट देने के बाद बन रही है, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार या फिर लोकतांत्रिक देश कहा जाएगा, जहां पर वोट देने का राइट्स किसके पास है, वयस्क नागरिकों के पास है। ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम पहले की बात करें तो विश्वास नहीं कर सकते आप कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अपने शुरुआती दौर में सरकारें जो होती थी केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का राइट्स देती थी जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास क्या होती थी, अपनी खुद की संपत्ति होती थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो लोग अमीर थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, उनको ही वोट देने का राइट था। ठीक है। इसका मतलब ये था कि जो भी औरतें हैं, जो भी गरीब हैं और जो भी अशिक्षित है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देश क्या करता है, उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे, जो कि ये जो गिने चुने जो पुरुष जो नियम बनाते थे, उसी के हिसाब से जो हमारा देश है वो चलता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का क्या था, अधिकार था। तो इसीलिए जनता ने संगठित होकर क्या किया, अधिकार की मांग की। क्योंकि बिना मांग किए तो इस दुनिया में कुछ मिल ही नहीं सकता। ठीक है। तो आपको हर एक चीज के लिए या तो लड़ना पड़ेगा, या तो फाइट करना पड़ेगा, या तो मांगना ही पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, यही हो सकता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि अधिकार की मांग की गई, जिसके वजह से गांधी जी के समेत बहुत सारे नेताओं ने क्या किया, न्यायपूर्ण व्यवहार किया,
ठीक है, और इस चीज का विरोध किया और उन्होंने भी क्या किया, जोर शोर में यह मांग को उठाया कि भाई सबको वोट देने का राइट होना चाहिए। तो 1931 में एक पत्रिका है यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपनी पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, तो ये एक गुनाह है, ऐसा महात्मा गांधी ने एक पत्रिका में छपवाया था। ठीक है, उनको ऐसा मानना था कि भाई तुम अमीर हो पर तुम एक तुम लॉयल नहीं हो किसी को लेकर, अगर ईमानदार नहीं हो तो आप किसी भी काम के नहीं हो। पर अगर एक ऐसा इंसान है जिसके पास संपत्ति नहीं है और जो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, पर वो अगर लॉयल है तो फिर उसको भी हक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है वोट्स फॉर वुमेन, मतलब कि यहाँ पे महिलाओं ने किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ा है ये बताया गया है। ठीक है, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। ठीक है, पूरे यूरोप की बात करें और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। बिना संघर्ष के तो कुछ मिला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो संघर्ष के बाद ही अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को राइट्स मिला है। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में सबसे पहले क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारी महिलाओं ने भी क्या किया था, हिस्सा लिया था। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो युद्ध के दौरान क्या हुआ था, बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों का काम माने जाते थे। समझ में आ रहा है आपको, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में लड़कों ने पार्टिसिपेट किया लड़ाई में। ठीक है, जितने भी पुरुष थे उन्होंने पार्टिसिपेट किसमें किया, लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। तो जो उनका काम था वो कौन करने लगी, महिलाएं करने लगी। ठीक है, तो ये सारे काम करने के लिए महिलाओं को बुलाया गया जो पहले कौन करता था, पुरुष करते थे। ठीक है, तो जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई महिलाओं के अंदर भी क्या है, क्षमता है। ठीक है, और उनकी क्षमताओं के बारे में हम जो गलत एक रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाए रखी हैं इसको हमें अब खत्म करना चाहिए। ठीक है, महिलाएं जो है सारा काम कर सकती, जरूरी नहीं कि ये काम नहीं कर सकती, ये पुरुषों का काम है, ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी अपना निर्णय लेने के लिए समान रूप से क्या माना गया, योग्य माना जाने लगा। और महिलाएं जो है मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की। ठीक है, और उसके बाद उनकी आवाज भी सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन भी किया। ठीक है, और इनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जो थी वो जेल में भी गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी। जो अमेरिका है वहां पर औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 में मिला। ठीक है, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला और हमारे यहाँ पर 1947 में। तो ये जो है बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हुआ है हमारे देश में ये बिना आंदोलन के तो नहीं हुआ है। जो भी बदलाव लाए गए हैं तो उस बदलाव के लिए आंदोलन करने ही पड़े हैं, धरना देने ही पड़े हैं। ठीक है, इसके बाद ही काम हुआ है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर कि किस प्रकार से हमारे देश के लोगों ने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार जो है वो क्या करती है। ठीक है, किस प्रकार से निर्णय लेती है और सरकार को बनाता कौन है भाई, या सरकार क्या है, ये सब हमने आज इस वीडियो में सीख लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।